पता है यूपीएससी प्री 2026 में आप सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करने वाले हैं? बहुत ढेर सारे मॉक्स को सॉल्व करके। मत कीजिएगा, मेरी बात मानिएगा। और ये मैं आपसे नहीं, अपने मेंटरशिप स्टूडेंट से कहता हूँ। और आज तक जिन्होंने मॉक्स दे दे के अटेम्प्ट दिया है, उनका कभी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने मेंटरशिप ली और जब मैंने उनको बोला मॉक्स नहीं करना है, ये करना है, डायरेक्शन दी मैंने उन्हें, तब वो पहली बार अपने जीवन का प्री क्वालिफाई कर पाए। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बताना चाहूंगा कि मॉक्स मत कीजिए। मॉक्स का माइंडसेट डेवलप कर लेंगे, वो एग्जामिनर के माइंडसेट से बड़ा डिफरेंट है और आप ब्लंडर कर जाएंगे। आप ऐसा करते क्यों हैं? आपके मन में किसने बिठाई ये बात कि मॉक्स करना बहुत जरूरी है? टॉपर्स ने बिठाया। कई ढेर सारे टॉपर्स आपको कह दिए कि हाँ, बहुत ढेर सारे मॉक्स करने जरूरी हैं। अगर खूब ढेर सारी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस होगी तो प्री एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाएंगे तो प्री का एग्जाम निकाल पाएंगे। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हर बार आप कई इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, मॉक्स खूब ढेर सारे मॉक्स देते हैं। पर आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहले मॉक्स देते हैं, फिर उसके आंसर्स चेक करते हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद उन एक्सप्लेनेशन से भी अपने नोट्स बनाते हैं और इसी प्रोसेस में लगे रहते हैं। और ये कितना ढेर सारा बर्डन क्रिएट कर देता है आपके ऊपर। सही माइंडसेट तो देता नहीं, बर्डन और क्रिएट कर देता है। जहां पर आप कोई चीज अच्छी पढ़ सकते हो, उसका स्पेस भी आपके पास नहीं है। इसलिए इस बार मॉक्स मत करिएगा। कौन से मॉक्स मत करिएगा? जो मॉक्स यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट के एकदम क्लोज नहीं है, यूपीएससी के स्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं, उन मॉक्स को मत कीजिएगा। पर अगर कोई क्वालिटेटिव क्वेश्चन बना रहा है, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो क्वालिटेटिव क्वेश्चन कैसे होते हैं, कौन बना सकता है उनको, किस तरह के सवाल वो दिखते होंगे, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो अगर मॉक्स ना करें सर, तो फिर क्या करें? पीवाईक्यू कर करके आपको आंसर्स रट गए। मैं एक बात बताऊं, अगर आपको आंसर्स रट गए तो पीवाईक्यू बहुत अच्छी चीज है कि आपके पूरे पीवाईक्यू याद हो गए। नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन रिलेट 1 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द अदर ईयर। यू कैन रिलेट देम, फाइंड अ पैटर्न दैट विल मेक यू क्यूरियस ऑल्सो। क्योंकि आप 4 महीने रिवीजन रिवीजन तो कभी कभी बोरियत महसूस होती है। उस बोरियत को भी किल करने के लिए आप क्यूरियस रहें। उसके लिए आपने जो सीखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, याद हो गए हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेकर उनको आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। साथ में अगर आंसर्स याद हो गए हैं और फिर सोचते हैं कि अरे कोई नया सवाल हो तो उसको भी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि अपने आप को चेक कर सकें। हाँ, उसके लिए ही आप मॉक्स करने जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये कि मॉक्स का माइंडसेट डेवलप कराते हैं, वो मत कीजिए। मैं बताता हूँ कौन से सवाल आप करिए ताकि आपका दिमाग खुले। तो अगर आपको मैं कहूँ ये सवाल करके इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन दो। ये सवाल बाय द वे मैंने ही बनाया है, तो आज जो भी मैं सवाल दिखाऊंगा सारे मैंने बनाए हैं। कुछ गलतियां हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। और अगर कुछ गलतियां हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन अ गुड लैंग्वेज लिखा करिए। मैं आपका टीचर, मेंटोर, जैसा भी आप मुझे समझते हो, मैं आपको कुछ ज्ञान देने आया हूँ, आपकी हेल्प करने आया हूँ। और मैं भी इंसान हूँ, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। और अपना जो भी क्रिटिसिज्म है अच्छी लैंग्वेज में लिखना मत भूलिए, क्योंकि जिसने गुरु का आदर नहीं किया उसको दुनिया क्या, पूरा ब्रह्मांड क्या, कोई नहीं माफ करता। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपके लिए सवाल बनाया है, ये सवाल क्या बनाया है, क्यों ऐसा सवाल बनाया है, ये समझाऊंगा। आज मैं आपको यूपीएससी के स्टाइल समझाऊंगा। यूपीएससी क्या स्टाइल फॉलो करता है, किन वर्ड्स पर फोकस करता है, तो कुछ आपको यूपीएससी का माइंडसेट समझाता हूं, शायद आप रिलेट कर पाएं और जो ब्लंडर आप करते हैं उसमें डिफरेंशिएट कर पाएं कि अच्छा ये गलतियां कर रहे थे, इनको अगर ना करें तो एक चांस है कि यूपीएससी में कुछ सवालों को आप कैसे सही कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग: टू इशू रिट्स फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट्स कर लीजिए कोई बात नहीं, टू एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउ मेनी आर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन दीजिए। पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा बहुत ढेर सारी चीजें यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो बताऊं जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। अदरवाइज मैं मेंटरशिप लॉन्च किया है, मैंने प्री की मेंटरशिप लॉन्च की है, जिसको 15 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। 12 जनवरी तक उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी से वो कोर्स स्टार्ट करेंगे और बाकी चीज़ें फिर मैं वहाँ पर बताऊंगा। तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कोशिश करूंगा कि यूट्यूब कम्युनिटी, अपनी इस स्टूडेंट कम्युनिटी को भी मैं कुछ दे सकूं। अब ये सवाल है, हाउ मेनी आर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पॉज कीजिए, इसका जवाब दीजिए। जवाब दे दिया। अब एक सवाल इसी पर, सेम सवाल एक और देखिए ध्यान से। ये सेम सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग, सारे ऑप्शन सेम है। टू इशू रिट्स फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, टू एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हाउ मेनी आर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी पहले वाले सवाल में यहां पर वर्ड चेंज था, क्या था? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और इस क्वेश्चन में क्या है? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। इसका जवाब दीजिए अब।
पॉज कीजिए, जवाब दीजिए। अब आपने बात एक समझी होगी, अगर ओरिजिनल होगा तो आंसर डिफरेंट आया होगा, एक्सक्लूसिव है तो आंसर डिफरेंट आया। यानी पूरा सवाल सेम है, पर यूपीएससी गेम छोटे छोटे वर्ड्स पर खेल जाता है। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव पर गेम खेल गया। क्या मतलब होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ओरिजिनल मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाई करता है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, यानी सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं ना, ये सिर्फ मेरी है, ये सिर्फ मेरा है, ये किसी और का नहीं हो सकता, अंजलि, वही सेम चीज है, अंजलि सिर्फ मेरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर का मतलब ये है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अच्छा, इस सवाल के जवाब मैं बताता हूं अभी आपको, लेकिन आपने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि एक ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव, एक वर्ड चेंज करने से पूरे सवाल का जवाब चेंज हो जाता है। दूसरी बात, ये सवाल आपने सर फ्रेम किया क्यों होगा, इसका लॉजिक क्या है? बिल्कुल, इसका लॉजिक आपको समझाता हूं। यूपीएससी ने 2022 में एक सवाल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा। जब वो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर पूछ सकता है, तो क्या वो पार्लियामेंट की कल के दिन एक्सक्लूसिव पावर पूछ सकता है? बिल्कुल। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। इसी पैटर्न को देखिए, यूपीएससी का स्टाइल क्या है, एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की पूछा, तो हमने इसी सवाल को थोड़ा सा मोल्ड किया और हमने समझने की कोशिश किया, मैंने समझने की कोशिश की कि जब वो एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की पूछ सकता है, तो एक्सक्लूसिव पावर सुप्रीम कोर्ट की भी पूछ सकता है, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की पूछ सकता है। यहां पर देखिए 1 2 3 1 2 2 1 3 3, यानी पहले यूपीएससी 1 2 3 यूज करता था, पर अब 1 2 3 यूज नहीं करता। अगर आप यूपीएससी के अभी के सवाल देखें तो कैसे यूज करता है, दीज, ये ऐसे सिंबल्स यूज करता है, इस तरह का 1 2 3 4। और फिर देखिए उनके ऑप्शंस ऐसे हैं, हाउ मेनी ऑफ दी, यानी ऐसे भी 1 2 1 ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका 1 चेंज हो गया है, रोमन में चला गया है, तो 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर हम भी सवाल बनाएं तो क्या हम 1 2 3 यूज करेंगे? एकदम छोटी सी बारीकी बता रहा हूं, नहीं यूज करेंगे। हम भी 1 2 ऐसा वाला यूज करेंगे, रोमन यूज करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं यूज करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, इसी पैटर्न पर क्या पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर, जुडिशरी की एक्सक्लूसिव पावर पूछ सकता है? क्या पूछ सकता है। और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक सवाल बताया कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल देखिए 1 2 3 करके ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। सवाल यूपीएससी हाउ मेनी करके पूछने लगा है, ऑप्शंस को डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछने लगा, कितने ऑप्शन सही है ऊपर, ये नहीं पूछ रहा है कौन से ऑप्शन सही है। प्लीज समझिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और पूछता है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं कितनी, इन तीनों में कितनी, 2 करेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं, 1 करेक्ट है, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी करेक्ट है ये नहीं पूछ रहा है। तो जब भी हाउ मेनी लगाता है तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। छोटा सा डिफरेंशिएशन है, पर यही डिफरेंशिएशन अंडर प्रेशर हम भूल जाते हैं क्या पूछ रहा है, और फिर हम जवाब कुछ अलग लगा जाते हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब क्या होगा अगर मैं कहूं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो क्या रिट इशू करना फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आर्टिकल अंडर 32, क्या उसकी रिट इशू करने की पावर उसके पास ओरिजिनली है? बिल्कुल है, तो पहला सही है। टू एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट की तरह एक्ट करना अंडर आर्टिकल 135, क्या उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? बिल्कुल। और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में जो भी डिस्प्यूट होता है उसमें अंडर आर्टिकल 71 दे रखा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी 3। इसका आंसर हो गया सी, क्या आपने सी दिया है। मैं अभी आपको बहुत कुछ कराऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाकर आराम से समझो, जल्दीबाजी मत भागो, ये माइंडसेट की बात है, धीरे धीरे दिमाग में सेटल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो भागिए मत 2x पर, आराम से इसको पॉज करके अपना दिमाग अप्लाई कर करके सुनिए। ओरिजिनल। दूसरा सवाल था एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हो, तो क्या रिट इशू करने की पावर फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है? नहीं 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 नहीं, हाई कोर्ट के पास भी पावर है। क्या मुझे आप आर्टिकल बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू हाई कोर्ट टू इशू रिट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो ये पावर तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है, तो क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर है? नहीं, तो एक्सक्लूसिव नहीं है, तो पहला नहीं होगा। but to act as a federal court and to resolve the dispute regarding the election of the president, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल भी हैं
और एक्सक्लूसिव यानी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों करेक्ट हैं। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो ये दोनों करेक्ट है, तो ओनली 2 इसका आंसर हो गया। आप समझिए आप बात। तो ये सवाल दोनों सेम है, एक वर्ड चेंज किया और जवाब चेंज हो गया। क्या सर ऐसे सवाल जो आप बना रहे हैं, ये जो यूपीएससी के पैटर्न पर आप दावा कर रहे हैं, क्या ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता है? क्या ऐसा सवाल यूपीएससी आपके बनाए हुए सवाल पूछा है क्या कभी? पहले मैं आपको उससे पहले एक चीज समझाता हूं। मैं आपको वो प्रूफ आप जो समझते हैं कि आप बताना पूछना चाहते होंगे कि सर जो आप सवाल बना रहे हैं क्या यूपीएससी कभी ऐसा सवाल पूछ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उससे पहले यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है वो मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। आप कैसे मॉक्स करें, मगर किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स कर रहे हैं तो ये पैरामीटर जरूर चेक करें कि वो क्या बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या दिखाया, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, उसी की तरह कौन से पीवाईक्यू कैसे किसी इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किए, क्या वो पीवाईक्यू पर बेस्ड है, क्या वो करेक्टली फ्रेम्ड है, क्या सही ढंग से फ्रेम किया गया है। मतलब एग्जामिनर जैसे यूपीएससी फ्रेम करता है, वेगनेस कम होनी चाहिए। यूपीएससी के सवालों में भी कहीं कहीं बहुत वेगनेस रहती है जिसकी वजह से आंसर अलग हो जाते हैं। मैं मानता हूं यूपीएससी से भी गलतियां होती है, ये भी मैं मानता हूं। हम सब इंसान हैं, हम सब, इवन द सुप्रीम कोर्ट, उससे भी गलतियां होती हैं बिल्कुल। तो करेक्टली फ्रेम्ड होने चाहिए। तीसरा, क्लोजेस्ट टू एग्जामिनर माइंडसेट, एग्जामिनर जैसे फ्रेम करता है, जिन वर्ड्स का यूज करता है, जो ट्रैप लगाता है। नहीं, इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, डराने के लिए कोई भी बड़ा सा फैक्ट दे देंगे या कोई ऐसी चीज दे देंगे जिसको स्टूडेंट को पता ही ना हो। वो पता नहीं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को लगेगा अरे ये चीज मुझे आती नहीं है, तो ये कहां से पढ़ा जाएंगे, तो फिर कहीं कोई कोर्स होगा जो इस चीज को पढ़ा रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पर जो चीज आपसे मॉक्स वालों ने पूछी या किसी इंस्टीट्यूट ने मॉक्स में पूछा, क्या वो एग्जामिनर के हिसाब से रेलिवेंट भी है? क्या वो इंपॉर्टेंट भी है जानना? कोई फैक्ट आपसे पूछ लिया, क्या वो फैक्ट आपके लिए यूपीएससी प्री के लिए जानना जरूरी है क्या? हो सकता है ना हो, सिर्फ डराने के लिए यूज किया हो। इसलिए मैं आपको सिर्फ आपको मैं अवेयर करना चाहता हूं एक तरह से। संभल के रहिए। आई नो कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं मैं उसी इंडस्ट्री का पार्ट हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं क्योंकि मैं पार्ट हूं तो मैं वैसा ही हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि हमने पिछली बार प्री बिफोर प्री, हमने कोई मॉक नहीं लॉन्च किए। प्री बिफोर प्री 2 फुल लेंथ टेस्ट एग्जामिनर के माइंडसेट के हिसाब से, बस 2 फुल लेंथ टेस्ट बनाए थे। मेंटरशिप कोर्स में वो दिया था, प्रीलिम परफेक्शन कोर्स में भी दिया था। 2 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। वो 2 फुल लेंथ टेस्ट एग्जामिनर के माइंडसेट के हिसाब से थे। जो शॉक फैक्टर प्री 2025 में आए वो सारे शॉक फैक्टर हमारे प्री बिफोर प्री 2, उसको मॉक ना कहें इसलिए मेरा दिल दुखता है, प्री बिफोर प्री में थे। 2 फुल लेंथ टेस्ट जो हमने दिए थे उसमें थे। ये हमारी अचीवमेंट है। कम दें, क्वालिटेटिव दें, ताकि आप भटके नहीं, आप डरे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो। जिसने वो प्री बिफोर प्री किया तो एग्जामिनेशन में उसको शॉक नहीं लगा, क्योंकि हमने भर भर के 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन डाल रखे थे, हमने भर भर के 3 कॉलम क्वेश्चन डाल रखे थे, हमने भर भर के हिस्ट्री के सवाल डाल रखे थे। तो जो हमने किया वो एग्जामिनेशन के हिसाब से किया। और मैंने 2025 की एक वीडियो बनाई थी, क्या शॉक फैक्टर होंगे 2025 की प्री के लिए। इसी प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज जैसे इस बार कर रहे हैं 2026 के प्री के लिए, 25 के लिए भी किया था, 25 के लिए भी किया था, वो अभी भी है। वहां पर एक वीडियो आप जाकर देखिएगा, हाउ यूपीएससी प्री 2025 विल बी डिफरेंट। क्या शॉक फैक्टर हो सकते हैं, सारे शॉक फैक्टर मैंने बताए हैं। वो सारे शॉक फैक्टर अपने फुल लेंथ टेस्ट में यानी प्री बिफोर प्री में हमने इंक्लूड किए, और वो जो है प्री से पहले हमने उसको करवाया और उसका प्री में उस लोगों को उनका फायदा मिला, वो शॉक नहीं लगा। तो एग्जामिनर माइंडसेट के क्लोजेस्ट होना चाहिए। करंट बेस्ड स्टैटिक, यूपीएससी किस तरह से करंट ओरिएंटेड हो रहा है और करंट से भी वो कैसे स्टैटिक का लिंकेज खोज के एक स्टेटमेंट फ्रेम करता है, वो समझ में आना चाहिए। और ऐसे टॉपिक्स पे सवाल बनने चाहिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हों, जो एग्जामिनर की रडार में हो, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करा सको। मैं मॉक्स में किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करा रहा हूं, अरे ऐसे टॉपिक की प्रैक्टिस करा रहे जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। बस मैं तो नॉलेज का कंटेंट का महासागर लेके भाग रहा हूं कि ये भी करना वो भी करना, फिर मॉक से मैं कंटेंट बना रहा हूं। क्यों कंटेंट बना रहा हूं? क्योंकि वो टॉपिक तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था और उन्होंने पूछ लिया। अब वो कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो होगा। आपको फोमो होगा तो नोट्स बनाओगे तो फिर और लंबे नोट्स बनेंगे, जो बन चुके हैं सही, उनका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरह से पूरा लूप है, किस तरह से फेलियर का विशेष साइकिल बनाने का भी एक लूप है, एक पैटर्न है, जिसको आप जरूर समझें। ऐसा सवाल जो यूपीएससी की तरह ट्रैप यूज करता है, यूपीएससी जो ट्रैप अब यूज नहीं करता, उन ट्रैप्स को यूज ना करे, ऐसा क्वेश्चन बेहतर होगा, ऐसे मॉक टेस्ट बेहतर होंगे। और जो यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न को तो समझे, पर फ्यूचर पैटर्न पर भी सवाल बनाए। यानी यूपीएससी आगे चल के किस टाइप के सवाल बना सकता है। यूपीएससी डिफरेंट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवा रहा है, उसमें क्या कोई डिफरेंट टाइप उसने इंट्रोड्यूस किया है
क्या वही जो टाइप इंट्रोड्यूस किया किसी डिफरेंट पेपर में यूपीएससी के, मे बी सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट या कोई अदर पेपर यूपीएससी का, क्या वही टाइप इस बार यूपीएससी प्री में आएगा? ये पता करना। कोई ऐसा मॉक हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी करना चाहूंगा। मैं भी उनका मॉक देना चाहूंगा और सीखना चाहूंगा कि उनके मॉक्स वाकई में सही है कि नहीं सही। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये अगर किसी भी क्वेश्चन में है तो मतलब वो यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तब आप उनको लगाएंगे तो उसका फायदा आपको होगा। अदरवाइज माइंडलेस मॉक लगाते रहिए, परेशान रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन दिखाए हैं वो एग्जामिनर के कैसे क्लोजेस्ट हैं, मैंने आपको 2022 का सवाल दिखाया। लेकिन और चीज बताता हूं, क्या ये जो क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्या ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा, क्या पहले भी आपने जो सवाल बनाए कभी पूछे गए हैं क्या? बिल्कुल। तो एक ओवरव्यू दे देता हूं। 2023 में, प्री 2023 में एक सवाल पूछा था, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all acts done by him her in the performance of the duties of his or her office of the president before the date of the decision becomes invalid। ऐसा स्टेटमेंट पूछा। और मैं अपने टेलीग्राम पे ये सवाल पोस्ट करता हूं, जो यहां पर भी दिखा रहा हूं आपको, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मन हो तो ज्वाइन कीजिए, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। उस समय 25,000 सब्सक्राइबर थे, स्टूडेंट्स थे, अभी तो 43,000 के अप्रॉक्स हैं। ये स्टेटमेंट मैंने बनाकर ऐसे ही, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था, ऐसे ही सवाल बनाकर अपनी हैंड राइटिंग से मैं डालता हूं। इफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द ऑल द डिसीजन टेकन इन हिज नेम प्रायर टू दैट शैल बिकम इनवैलिड। और यही सवाल है, यही सवाल है, यही सवाल यहां पर, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। इसलिए मैं कहता हूं एग्जामिनर के क्लोजेस बनाने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि एग्जामिनेशन में आए तो मुझे अच्छा लगे। और ये 6 जनवरी 2023 का पोस्ट है, 7 जनवरी लिखा, ये 6 जनवरी का पोस्ट है, और यूपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। और बताता हूं, ये सवाल मैंने यूपीएससी प्री 2023 में डाला था कि इंडिया फॉलोज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर दोज लॉज थ्रू विच स्टेट्स पावर कैन बी लिमिटेड। और सवाल यूपीएससी ने 2023 में पूछा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? ठीक है, यूपीएससी के लिए मैंने 2023 के लिए एक सवाल बनाया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के ऊपर बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि इस एक्ट को 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे 2023 में, तो इससे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मैंने एक सवाल बनाया था। और यूपीएससी ने सवाल पूछा भी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ये किस चीज में आता है? तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से सवाल भी पूछा गया। ये 2023 की बात है। क्या 2024 में ऐसा हुआ? 2024 में तो एग्जैक्टली ऐसा हो गया। एक सवाल डेमो के लिए बता रहा हूं आपको कि आप समझे इस चीज को। 2024 में एग्जैक्ट सवाल फॉर यू प्री 2023 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, थीम विमेन, और विमेन के ऊपर था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो मैंने कहा कि ये सवाल मैंने बना के डाला था, और मैंने कहा था ऐसा सवाल यूपीएससी पूछ सकता है। चेक योर पॉलिटी प्रिपरेशन फॉर प्री 2024 और रैशनल बताकर मैंने ये सवाल ही बनाया था। और सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा जूम करके, ये सवाल है। सवाल क्या है? 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन द लोकसभा राज्यसभा। See, reservation of the seats for women shall cease to have effect after expiration of 15 years and cannot be further extended. And provision of this act shall came into force with immediate effect. फोर्स के ऊपर, किसके ऊपर, कितने साल तक होगा और किसके लिए है? ये 3 स्टेटमेंट मैंने फ्रेम किए थे। और अगर आप यूपीएससी प्री 2024 का सवाल देखो, प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, इमीडिएटली होगा या 18th लोकसभा के ऊपर होगा? पहली चीज, दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द एक्ट। एंड दीज प्रोविजंस किसके लिए हैं? ये तीनों स्टेटमेंट जो मैंने फ्रेम की थी, ये तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली आ गई। ये 2024 का हो गया। 2025 में हमने बोला था स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन खूब ढेर सारे पूछे आएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, हमने खूब ढेर सारे सवाल बनाकर ऐसे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न करके टेलीग्राम पे डालें। चाहे 3 कॉलम क्वेश्चन हो, देखिए कॉलम क्वेश्चन में हमने कॉप 28 की बात की है, हमने आर्टिकल 6 की बात की थी, पेरिस एग्रीमेंट की, इसका रैशनल दिया था। और क्या इन पे सवाल आया है? 2025 में इन पे सवाल आया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा इनको दिखाकर, 2023, 2024, 2025 के जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं, इनको देखकर अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर के माइंडसेट के क्लोजेस्ट बना रहे हैं हम, तो आप टेलीग्राम पर जाकर इन सवालों को कर सकते हैं। और मैं यहां पर भी, यूट्यूब पर आप कहेंगे तो यूट्यूब पर भी इनको कराकर उनका रैशनल, उनका एक्सप्लेनेशन भी समझाने की कोशिश करूंगा। शर्त सिर्फ एक है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप इन सवालों को अपना दिमाग लगाकर, क्योंकि इन सवालों करने में दिमाग लगेगा, क्योंकि ये यूपीएससी के लेवल के सवाल हैं। ये ऐसे नहीं कि यूं खटखट खटखट हो जाए या कुछ और हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए इस सवाल पर वापस आते हैं। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, अगर ये सवाल एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा के ऊपर है, इसका जवाब दीजिएगा। एक्सक्लूसिव क्या है? एक तरह से इसका कीवर्ड है। इसी तरह से क्या वो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर सवाल पूछ सकता है? देखिए मैंने कंसीडर द फॉलोइंग: पावर टू एस्टैब्लिश रीजनल कोर्ट फॉर सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट, पावर टू मेक लॉज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। हाउ मेनी आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट?
तो हमने जुडिशरी के 2 सवाल देखे, तो क्या पार्लियामेंट के ऊपर सवाल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, कुछ इस तरह का सवाल बना सकता है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जवाब क्या होगा इसका? पावर टू स्टैब्लिश एडिशनल कोड फॉर सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है अंडर आर्टिकल 247। पावर टू मेक लॉस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, कह रहे सर ये क्या बोल रहे हो, फंडामेंटल राइट में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बार आर्टिकल 35 जाकर देखो और सिर्फ 2 लाइन मत पढ़ा करो उसकी कि पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव, उसके आगे एक सब क्लॉज है। सब क्लॉज जाके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा आर्टिकल 16, 32, 33, 34, बस इन्हीं आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में भाई दोनों के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास भी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि फंडामेंटल, ये नॉर्मल मिसकंसेप्शन है आपका कि फंडामेंटल राइट के केस में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर कुछ आर्टिकल्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो एक बार आर्टिकल 35 जाकर रीड जरूर करना और सब क्लॉज भी रीड करना, आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट से यूपीएससी भी सैचुरेट हो रहा है, कहां सवाल पूछे। तो एक डोमेन ये हो सकता है, अगर आप ढंग से सोचें तो एक डोमेन ये हो सकता है जहां पर यूपीएससी 35 आर्टिकल के ऊपर सवाल ऐसे पूछे जहां पर पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर करके पूछे। फंस जाएंगे और बहुत लोग फंसे भी हैं इसीलिए। पावर्स टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 11, इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि सिटीजनशिप के ऊपर कानून बना सके, लेकिन 35 में कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ आर्टिकल्स को छोड़कर दोनों के पास पावर है। इसलिए सब फंडामेंटल राइट्स के लिए बात सही नहीं है, इसलिए एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट की, ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं है। तो ये गलत हो गया और ये दोनों सही हैं। तो कितनी सही हैं? 2 सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। ये रहे कुछ सवाल। अब कुछ और सवाल पे आते हैं यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 वाले पे। उससे पहले बता दूं कि जो हमने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, फिल्म्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं कि आप मेंटरशिप में सिलेक्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप जब इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने पूरा फिल्म्स मेंटरशिप प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक कीजिएगा। इस प्रोग्राम के फीचर क्या है, एकेडमिक फीचर क्या है, नॉन एकेडमिक फीचर क्या है, कैसे हम मेंटरशिप को कंटिन्यू करते हैं, हम मेंटरशिप में कैसी चीजें समझते हैं, वो सब कुछ मैंने बताया है इस कोर्स की ओवरव्यू वाली वीडियो में, जाकर जरूर देखिएगा। और आपकी विशेष साइकिल जो प्री का बन गया है फेल होने का, इसको कैसे तोड़ें। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन करके, एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ये 4 महीने मैं आपको गाइड करूंगा। और जो ये 4 महीने में आपको गाइड करूंगा, मैं आपको लगकर जो चीज करवाऊंगा, अगर आपने शिद्दत से कर ली तो जिनका मैं 5 बार भी प्री कभी नहीं हुआ, उनका 6वीं बार में मैं प्री करवा सकता हूं। मैं करवा सकता हूं कि मतलब है कि वो अपनी 95% मेहनत लगाते हैं और 5% का गाइडेंस किस तरह से करना है, क्या चीज करनी है, मैं उनको वो समझाता हूं। ये 100% जो बनता है ना, ये इस यूपीएससी के प्री के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए काफी है। तो अगर आप सिलेक्ट हो गए तो इसकी एडमिशंस 12 जनवरी तक खुले रहेंगे। आज 10 जनवरी है, 12 जनवरी तक इसके रजिस्ट्रेशन खुले हैं। आप अप्लाई करके देख लो। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा और ये चक्रव्यूह को समझने में और इसको कैसे भेदना है मैं आपको समझाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस विशेष साइकिल का, ये जो प्री का विशेष साइकिल है फेल होने का, ये विशेष साइकिल में तोड़ सकूं। क्योंकि आप जब राहत की सांस लेंगे तो खुशी मुझे भी बहुत होगी। तो जरूर जाके चेक कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। आइए मैं समझाता हूं 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। यूपीएससी के ऊपर, यूपीएससी पैटर्न पर 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पॉलिटी से कैसे बन सकते हैं, कुछ इस तरह के बन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अच्छा, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की तो जरूर देखिएगा। ये फ्री सीरीज है जो कि मेंटरशिप का ही कुछ % होता है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बताता रहता हूँ ताकि आपका माइंडसेट बनता रहे धीरे धीरे। तो जरूर चेक कीजिएगा। और मैं तो यहाँ तक कि ये भी कहूंगा कि प्री 2025 के लिए जो हमारी प्लेलिस्ट थी प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की, वो भी चेक कीजिएगा, आपको डबल फायदा होगा। रेस्ट आपकी चॉइस है, आप करना चाहे नहीं करना चाहे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ऐसे जब 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है वो 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप बोलता हूं मैंने। जब वो ऐसे सवाल पूछता है तो उसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट ही होता है, वो करेक्ट करके देते हैं, यही टाइप है। अब स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आपको देखना होता है। देखिए सवाल कैसा बना, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Statement 2, according to Constitution, no law can violate fundamental rights. And Statement 3, Supreme Court have exclusive power to issue writs in case of violation of fundamental rights by state. और ये ऑप्शंस हैं, एक बार इसको कर मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे दो कि सर जो 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इस पहले 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन का जवाब ये है। अगली बार से मैं कहोगे तो नंबर लिख रहा हूँ, इसमें नंबर लिख लूंगा तो आप आंसर देने में आपको आसानी हो जाएगी। पर आप बता सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू वाले सवाल का जवाब ये है, तो मैं समझ जाऊंगा आपके हिंट से भी। क्या होगा इसका जवाब? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। आप ध्यान से देखो, पहला तो सही है बिल्कुल, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है, कहीं जुडिशियल रिव्यू लिखा नहीं है। पर अगर आप आर्टिकल 13 को देखें या आर्टिकल 32 को देखें तो सिर्फ जुडिशरी की रिव्यू करने की पावर, यानी लेजिस्लेटिव एक्शन एंड एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू करने की पावर जुडिशरी के पास है। और अगर ये पहला स्टेटमेंट सही है तो हमको दूसरा चेक करना है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पहले यूपीएससी एज अ ट्रैप यूज करता था, पर अगर आपने 2025 का प्री ढंग से देखा है तो अब इसको ट्रैप की तरह यूज नहीं करता है। 2024 में भी इसने ऐसे किया था कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट यूजिंग एज अ ट्रैप, अब वो ट्रैप की तरह यूज नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखकर लोग कहते हैं ट्रैप है और ये गलत होगा, ऐसा नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, then to the extent of inconsistency that law should be declared null and void. And who will declare that? Judiciary will declare that. मतलब वहीं से जुडिशियल रिव्यू की पावर भी आ रही है, तो ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है, उसी स्टेटमेंट को मैंने रिफ्रेम कर दिया यहाँ पर और 3 स्टेटमेंट वाले में डाल दिया। समझ रहे हो? अब ये एक्सक्लूसिव ना लिखा होता तो और सोचना पड़ता, एक्सक्लूसिव लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर ये सही है, ये गलत है, तो यहां पर क्या है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन द फर्स्ट। बिल्कुल वही एक्सप्लेन कर भी रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर बताओ मुझे, अगर एक्सक्लूसिव ना लिखा होता तो इसका जवाब क्या होता, मुझे जरूर बताओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट सवाल, यही सेम पैटर्न पर बिल्कुल। स्टेटमेंट 1 है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकता है, पर सर्टेन सर्कमस्टांसेस में बना सकता है। स्टेटमेंट 2, इफ नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स द पावर सेंट्रलाइज इटसेल्फ अंडर यूनियन। एंड स्टेटमेंट 3, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू एनी इंटरनेशनल ट्रीटी। अब मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दो भाई कि आपका सर सेकंड जो 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है इसका जवाब ये है। पार्टिसिपेट करोगे तो आपको सिखाऊंगा, नहीं करोगे तो भाई जिनको मैं पेड स्टूडेंट है उनको जो सिखा रहा हूँ फिर मैं उन पर लिमिटेड कर दूंगा, उनको सिखाऊंगा। आपके ऊपर है, आप कैसा पार्टिसिपेट, आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो भाई। अब समझिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी पार्लियामेंट के पास ये तो पावर है कि स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। वो सर्कमस्टांसेस हैं क्या? जस्ट अ सेकंड। यस, इफ नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स द पावर सेंट्रलाइज इटसेल्फ अंडर यूनियन। बिल्कुल, आर्टिकल 250 जाकर पढ़ेंगे तो अगर नेशनल इमरजेंसी है, वैसे भी इमरजेंसी का मतलब यही है कि सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, जो डिवीजन ऑफ पावर है दैट सीज टू एग्जिस्ट। मतलब सिंपल है कि सारी पावर, चाहे एग्जीक्यूटिव पावर हो, लेजिस्लेटिव पावर हो, वो यूनियन पर आ जाती है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है यूनियन पर। तो अगर नेशनल इमरजेंसी है तो पावर सेंट्रलाइज होती है, और अगर पावर सेंट्रलाइज होगी तो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकता है। तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। स्टेटमेंट 3, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू एनी इंटरनेशनल ट्रीटी। आर्टिकल 253 पढ़ेंगे, लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को अगर यूनियन क्या करना चाहता है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, अगर इंटरनेशनल ट्रीटी को इफेक्ट देना चाहता है, वो इंटरनेशनल ट्रीटी जिस सब्जेक्ट पर है, वो अगर सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो भी पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। यानी इंटरनेशनल ट्रीटी को इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। तो ये भी सही है, और बना सकती है इसका मतलब यही है कि यस, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट अंडर सर्कमस्टांसेस। यानी ये दोनों ही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द फर्स्ट। क्या आपने इसका जवाब ए दिया है? अगर जवाब ए दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अंत में, इस सवाल को देखिए, इनकी फ्रेमिंग को देखिए, और अच्छे सवालों को करके अपने एग्जामिनर, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। पॉलिटी के वही सवाल हैं, पर अगर घुमाकर अगर आपको कान पकड़े, किसी नए पैटर्न से पकड़े, या फ्यूचर में जो पैटर्न पूछने वाला है
जो कि आप चाहेंगे तो मैं यूट्यूब पर बताता रहूँगा, नहीं तो मेंटरशिप स्टूडेंट को बताऊँगा कि फ्यूचर में किस पैटर्न पे सवाल पूछा जा सकता है। अगर उस पैटर्न पर आप तैयारी करके जाएँगे तो शॉक नहीं लगेगा और अच्छे क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे और बेहतर होंगे आपके सब्जेक्ट्स। आज के लिए इतना ही। हँसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।